हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हमारा सबसे पहला प्रैक्टिस सेट है ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह। आज हम रक्त के जो है एमसीक्यू हल करेंगे और उसके सभी विकल्पों को और रक्त के बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर आपको सभी कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है, भले ही आप कोचिंग कहीं से भी ले रहे हो। अगर आप एक अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हॉर्वे, कोर्ल लैंडस्टीनर या फिर पालो। दोस्तों, जो ब्लड ग्रुप की खोज की थी वो की थी कोर्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, इन्होंने 3 वर्गों में बांटा था ब्लड ग्रुप को। कितने? 3 वर्गों में। वो कौन से थे? ए, बी और ओ। ठीक है, इन 3 वर्गों की खोज जो की थी सबसे पहले कोर्ल लैंडस्टीनर ने की थी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों, अभी एक ब्लड ग्रुप और आ जाता है, ए बी। ठीक है, ये चौथा वर्ग चौथा रक्त समूह है, यानी चौथा ब्लड ग्रुप है ए बी। तो इसकी खोज इन्होंने नहीं की थी। इसकी खोज जो की गई थी वो डी कोस्टल और डी कोस्टल और स्टर्ली ने की थी। किसने? मैं लिख देता हूं, डी कोस्टल और स्टर्ली, इन दोनों ने की थी ए बी की खोज। इसको हम चौथे प्रकार का रक्त समूह भी कहते हैं, चौथे प्रकार का रक्त समूह। आपसे ऑप्शन में ए बी ना देकर चौथे प्रकार का रक्त समूह भी पूछ सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? बी प्लस, ओ समूह, ए बी समूह, ए प्लस समूह। दोस्तों, यूनिवर्सल डोनर का मतलब होता है जो व्यक्ति अपना ब्लड सब ब्लड ग्रुप वालों को दे सके, ए वालों को भी, बी वालों को भी और ए बी वालों को भी और ओ वाले को भी। ठीक है, इसको हम हिंदी में सर्वदाता बोलते हैं, सर्वदाता। तो वो कौन से ब्लड ग्रुप है? वो है दोस्तों ओ समूह। ठीक है ना, ओ ब्लड ग्रुप। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और दोस्तों, ए बी समूह वाला जो व्यक्ति होता है वो सभी का ब्लड ले सकता है। ठीक है, ए बी समूह वाला व्यक्ति क्या होता है? वो सभी ग्रुपों का ब्लड ले सकता है, ए वाले का भी, बी वाले का भी, ए बी वाले का भी और ओ वाले का भी। लेकिन ओ वाले में क्या है? ओ वाला व्यक्ति अपना ब्लड सभी को दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता। ठीक है, और ए बी समूह वाले को या ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को कहा जाता है सर्वाग्राही या फिर सर्वग्राही, जो सबका ब्लड ले सकता हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ प्लस, ओ माइनस, ए बी माइनस, ए बी प्लस। दोस्तों, सर्वदाता मतलब यूनिवर्सल डोनर, जो सबको अपना ब्लड दे सकता है। ठीक है, तो वो है ओ माइनस, ओ प्लस नहीं, ओ माइनस। यहां हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है? सर्वग्राही दोस्तों मैंने भी बताया था, है ना, बी प्लस वाला, ओ समूह वाला, ए बी समूह वाला या ए प्लस समूह वाला। तो दोस्तों, ए समूह वाला, जो व्यक्ति सबका ब्लड ले सकता है। ठीक है ना, बी वाले का भी, ए वाले का भी, ए बी वाले का भी और ओ वाले का भी, उसको क्या बोलते हैं? सर्वग्राही बोलते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ए बी समूह वाला। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का यानी रक्त के स्कंदन, रक्त के थक्के को हिंदी में क्या बोलते हैं? शुद्ध हिंदी में रक्त के स्कंदन बनाने के लिए अनिवार्य है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो फ्रेंड्स, रक्त का थक्का बनाने के लिए बहुत सारे पदार्थ हैं जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं, जैसे प्रोटीन, एंजाइम, आयन, धातु, खनिज, और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? कैल्शियम।
ठीक है, तो कैल्शियम भी रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, और इसके अलावा विटामिन के। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक होता है या अनिवार्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई या फिर विटामिन बी? विटामिन बी। फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया है रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है, तो विटामिन के। इसकी कमी से ही रक्त का थक्का नहीं जमता, तो ये बहुत अनिवार्य तत्व होता है हमारे ब्लड में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, विटामिन के। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या फिर हेपरिन? दोस्तों, क्वेश्चन को यहाँ जरा थोड़ा सही से पढ़ना ना। किसकी मौजूदगी, अगर कोई तत्व हमारे शरीर में है तो उसके कारण रक्त नहीं जमता है, वो कौन सा तत्व है? तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हेपरिन। और इसका निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? इसका निर्माण होता है लीवर, लीवर या फिर यकृत, है ना। लीवर को यकृत भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, रुधिर की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? जो रुधिर की उत्पत्ति होती है वो होती है मीजोडर्म के कारण, मीजोडर्म के कारण, ठीक है ना। रुधिर की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। और रुधिर का यानी ब्लड का मेन कार्य क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संवहन करना, ठीक है। O2 या फिर CO2, है ना, O2 और CO2 का संवहन करना। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? एमाइलेज, थ्रोम्बिन, पेप्सिन, रेनिन? तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, थ्रोम्बिन। थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है? दोस्तों, जब किसी को व्यक्ति को चोट लग जाती है तो वहां से खून निकलता है, ठीक है। वो खून ऐसे ही बंद नहीं होता, वहां पे खून के थक्के बनते हैं, तब ब्लड निकलना बंद होता है। अगर ये खून के थक्के ना बने तो व्यक्ति का ब्लड निकलता ही रहता है, ठीक है ना। तो घाव में जो है ब्लड का थक्का बनना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आधान, उस्मायन, किण्वन, स्कंदन? तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, स्कंदन। स्कंदन होता है थक्का बनाने की प्रक्रिया को जो हम क्या कहते हैं? स्कंदन कहते हैं, ठीक है। और जो पदार्थ खून में थक्का बनने से रोकते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रतिस्कंदन बोलते हैं, प्रतिस्कंदन। ये इसका क्या काम होता है? ये रुधिर मतलब ब्लड, खून, रुधिर का थक्का बनने से रोकते हैं। रक्त का पीएच मान क्या होता है? 6, 6.5, 7 या फिर 7.4? तो फ्रेंड्स, ये पीएच क्या होता है? पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन ये एक मानक स्केल होता है फ्रेंड्स, है ना, जिसके माध्यम से हम किसी भी पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन गुण का पता लगाते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो रक्त का पीएच मान यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन 7.4 होनी चाहिए। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन में 7.4 ना हो तो इसको क्षारीय भी लिख के दे सकता है ना, ठीक है ना। क्षारीय रक्त कैसा होता है हमारा? तो क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय, हल्का क्षारीय। मनुष्य के खून का पीएच होता है कम अम्लीय, अधिक अम्लीय, कम क्षारीय या फिर अधिक क्षारीय? तो फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया था मनुष्य के खून का पीएच लेवल कितना होता है? 7.4, जिसको हम हल्का क्षारीय या कम क्षारीय बोलते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, कम क्षारीय।
और फ्रेंड्स ब्लड के घटक होते हैं ना, जिनसे मिलकर ब्लड बनता है, वो कौन कौन से होते हैं? तो मुख्य रूप से दो होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है कणिकाएं। प्लाज्मा हमारा जो है रक्त का तरल पदार्थ बनाता है। क्या? तरल पदार्थ। जबकि कणिकाएं क्या बनाती हैं? ठोस पदार्थ, या कणिकाएं को ठोस भाग भी कहते हैं। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है 55% और कणिकाएं की मात्रा होती है 45%। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? अस्थि मज्जा, हृदय, मस्तिष्क या फिर फेफड़े? फ्रेंड्स, लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी, ठीक है ना, आरबीसी, और इसका साइंटिस्ट नाम क्या है दोस्तों? एरिथ्रोसाइटस, एरिथ्रोसाइटस, ठीक है, इसका साइंटिस्ट नाम है। और एक एमएल में इसकी आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो 50 से 54 लाख। 1 ml ब्लड में आरबीसी की संख्या होती है 50 से 54 लाख। आरबीसी की गणना हम किसके माध्यम से करते हैं? हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर से हम आरबीसी की गणना करते हैं या उसकी काउंटिंग करते हैं, ठीक है। और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। जबकि डब्ल्यूबीसी में यानी व्हाइट ब्लड सेल्स में और प्लेटलेट में, इन दोनों में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। और इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में। अगर ऑप्शन में लाल अस्थि मज्जा है तो वो राइट है, अगर लाल अस्थि मज्जा नहीं है तो अस्थि मज्जा ही सही है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आरबीसी का निर्माण या लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? आरबीसी का जीवन कितने दिन का होता है, या जीवन काल? 120 दिन का। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? यानी आरबीसी का जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? 100 से 200 दिन, 100 से 120 दिन, 160 से 180 दिन, 150 से 200 दिन। तो मैंने आपको बताया है आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 100 से 120 दिन। आरबीसी क्या है दोस्तों? आरबीसी 120 दिन के बाद पलिया में या फिर तिल्ली में भी कह सकते हैं इसको, पलिया तिल्ली एक ही होता है, ठीक है ना। पलिया या तिल्ली में जाकर नष्ट हो जाती हैं। और फ्रेंड्स, प्लीहा को या तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आरबीसी के चारों तरफ एक सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है जो आरबीसी की सुरक्षा करता है चारों तरफ से। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डोनियन मेम्ब्रेन। डोनियन मेम्ब्रेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं जिसको हम डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं, प्लाज्मा या फिर तंत्रिकाएं। फ्रेंड,
आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होती है। क्या? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है, जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। तो खून का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, और हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? सॉरी, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है श्वास की क्रिया में यानी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। ठीक है, अगर ऑप्शन में आरबीसी या लाल रक्त कणिकाएं ना होकर हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन ही हमारा राइट ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ आरबीसी दे रखी है, लाल रक्त कणिकाएं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? साइटोक्रोम, क्लोरोफिल, हीमोसायानिन, हीमोग्लोबिन। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी बताया है आरबीसी का या खून का रंग जो लाल किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? ऊर्जा का उपयोग करना, रक्त अल्पता होने से रोकना यानी रक्त को पतला होने से रोकना, बैक्टीरिया का विनाश करना, ऑक्सीजन का वहन करना। तो फ्रेंड्स, ये भी मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया है, हीमोग्लोबिन का जो मेन कार्य होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, या फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का परिवहन करना होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑक्सीजन का वहन करना। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, या फिर विटामिन है? तो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सफेद रक्त कोशिकाओं यानी डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाना। दोस्तों, ऑक्सीजन पहुंचाना जो मेन काम है वो है आरबीसी का यानी हीमोग्लोबिन का। संक्रमण से लड़ना, रक्त का थक्का जमने से रोकना, रक्त को लाल रंग प्रदान करना। तो दोस्तों, लाल रंग रक्त को कौन प्रदान करता है? वो करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है, और इसका मेन कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का संवहन करना। ठीक है, तो ये दोनों तो हमारे ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, ये तो हीमोग्लोबिन से संबंधित है। और रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का किन किन तत्वों के द्वारा जमता है मैंने आपको बताया है। उसमें जो होते हैं, प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है, विटामिन के होता है, विटामिन के, और कुछ तत्व और होते हैं जैसे आयन, धातु, खनिज और कैल्शियम। तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है, तो हमारा बचा ऑप्शन बी। ठीक है ना, तो डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है संक्रमण से लड़ना। इसीलिए डब्ल्यूबीसी को हम रक्त का सिपाही भी कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? रक्त का सिपाही। रक्त का सिपाही कौन है? डब्ल्यूबीसी। इसका काम क्या है? संक्रमण से लड़ना। और डब्ल्यूबीसी की संख्या 1 ml यानी 1 ml रक्त में कितनी होती है? 5 से 9,000। 5 से 9,000 1 ml रक्त में व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या होती है। और इनका निर्माण कहाँ होता है? इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और ये नष्ट कहाँ होती हैं? ये रक्त में ही नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये पलिया या तिल्ली में जाकर नष्ट नहीं होती हैं, ये रक्त में ही नष्ट हो जाती हैं। और अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। और इनका जीवन काल कितना होता है? इनका जीवन काल होता है 12 से 15 दिन। 12 से 15 दिन तक इनका जीवन काल होता है। निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं? सफेद कणिकाएं, एक केंद्रक रक्त कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल उदासीन रागी, लसिका कोशिकाएं।
तो जो संक्रमण से या जीवाणु से, विषाणु से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं वो है WBC यानी सफेद रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? तो ये 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। WBC कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? पहली होती है स्नोफिल, स्नोफिल। दूसरी होती है बेसोफिल, तीसरी होती है न्यूट्रोफिल, चौथी होती है लिम्फोसाइट, पांचवी होती है मोनोसाइट। कौन सी धमनी फेफड़ों के से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है? महाशिरा, गुर्दे की धमनी, महाधमनी या फिर फुफ्फुस धमनी। तो फ्रेंड्स, जो धमनी फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है उसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? वर्कीय शिरा, फुफ्फुस शिरा, महाशिरा या फिर यकृत शिरा। तो फ्रेंड्स, ये घुमा फिरा के दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ भी हमारा ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर हो जाएगा, फुफ्फुस शिरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? धमनियां, तंत्रिकाएं, कोशिकाएं या फिर नसें। फ्रेंड्स, रक्त को हृदय तक ले जाने वाली कौन सी दो धमनियां होती हैं? तंत्रिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं या फिर नसें होती हैं? तो फ्रेंड्स, धमनियां क्या करती हैं? धमनियां रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, धमनियां। रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम है? स्पिगमोमैनोमीटर, थर्मामीटर, ECG, स्टेथोस्कोप। तो फ्रेंड्स, रक्तचाप का मतलब होता है बीपी यानी ब्लड प्रेशर। हम किससे नापते हैं? तो ब्लड प्रेशर हम स्पिगमोमैनोमीटर से नापते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और बीपी को सबसे पहले किसने नापा था? स्टेफन हेल्स ने मापा था। किस पर मापा था? किसका बीपी नापा था सबसे पहले? घोड़े का। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? 120/90, 120/80, 140/90, 140/100। तो जो सामान्य नॉर्मल बीपी होता है वो होता है 120/80। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, ये 120/80 क्या होता है? 120/80। तो जो 120 है ये हमारा ऊपर वाला क्या होता है? ये होता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टोलिक प्रेशर। और इसको क्या बोलते हैं? नीचे वाले को, इसको बोलते हैं डिसिस्टोलिक प्रेशर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80/120 mmHg, 120/80 mmHg, 130/90 mmHg, 160/95 mmHg। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया था 120/80। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? एओर्टा, नाटोमाइसिस,
ट्यूनिका इंटीमा, एट्रियम। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका जो है वो है एओर्टा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? डायलिसिस, हीमोलिसिस, ओसमोलिसिस, पैरालिसिस। तो फ्रेंड्स मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़े में, यकृत में, किडनी में या फिर ये सभी में? तो रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो फेफड़ों में भी होता है, यकृत में भी होता है, किडनी में भी होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। लेकिन मुख्य रूप से जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो होता है हमारा किडनी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? फ्रेंड्स, आपने सुना होगा ना कि अगर किसी को खाली हवा का इंजेक्शन डाल देते हैं तो उस व्यक्ति की बहुत जल्दी मौत हो जाती है या मर जाता है। तो रक्त प्रवाह यानी रक्त जब हमारे शरीर में बहता है तो उसमें अगर हवा का बुलबुला हो गया तो ये हमारे जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न कर देती है, रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ा देती है, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, रक्तदाब कई गुना बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। जो रक्त नसों में बहता है जिस स्पीड से, तो उसमें क्या होता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है, बाधा उत्पन्न होने लगती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्न में से क्या परिणाम होता है? सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं, सभी धमनियों का विस्तारण हो जाता है, आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है, तिल्ली और लिम्फ नोडस में विकृति आ जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी व्यक्ति को गलत ब्लड ग्रुप का ब्लड दे दिया जाए तो क्या होता है? तो उसकी सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं यानी सिकुड़ जाती हैं। यह हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दिल का दौरा किस कारण होता है? हृदय पर जीवाणु का प्रभाव, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, हृदय गति रुक जाना, अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दिल का दौरा जो होता है हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण होता है, वो आपूर्ति की कमी के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।